हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। इस लेक्चर में हम फैसियोला हिपैटिका के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। तो जो फैसियोला हिपैटिका है ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, मतलब कि द्विलिंगी जंतु है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट हो तो उसे हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। ठीक है। तो जो फैसियोला हिपैटिका है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप और कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आती है। ठीक है। तो इसमें पहले हम देखेंगे फैसियोला हिपैटिका के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के अंतर्गत टेस्टिस, वॉसा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, इजैक्यूलेटरी डक्ट, सीरस और प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं। ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आता है। तो इसमें सब फर्स्ट जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। ठीक है। तो यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है। वन पेयर जो टेस्टिस है वो बॉडी के बीच वाले पार्ट में एक दूसरे के आगे पीछे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक ब्रांच के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है टेस्टिस। ठीक है। इसमें से एक टेस्टिस जो है वो बॉडी के इंटीरियर पोर्शन में होता है, मतलब कि थोड़ा आगे की तरफ होता है, जिसको एंटेरियर टेस्टिस कहा जाता है। जबकि जो दूसरा टेस्टिस है वो बॉडी के पोस्टेरियर पोर्शन में होता है, मतलब कि थोड़ा सा पीछे होता है, जिसको बोला जाता है पोस्टेरियर टेस्टिस। अब जो सेकेंड ऑर्गन है वो है वॉसा डिफरेंशिया। तो जो एंटेरियर और पोस्टेरियर टेस्टिस होता है उससे एक पतली नैरो ट्यूब निकलती है जिसे वॉसा डिफरेंशिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक पतली ट्यूब दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है वॉसा डिफरेंशिया। इसमें से एक एंटेरियर टेस्टिस से निकलता है और दूसरा पोस्टेरियर टेस्टिस से निकलता है। ठीक है। अब ये दोनों टेस्टिस जो है वो आगे की तरफ दोनों आपस में मिलकर के एक कॉमन ट्यूब को बनाती हैं, जिसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो ये दोनों वॉसा डिफरेंशिया आगे चल करके आपस में मिल करके एक कॉमन ट्यूब को बनाएगी, जिसे हम स्पर्म डक्ट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इसमें ऑर्गन होता है वो है सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पे एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। तो टेस्टिस से निकलने वाली जो वॉसा डिफरेंशिया है या फिर स्पर्म डक्ट है वो आगे जाकर के एसिटाबुलम के पास आपस में मिलकर एक फूली हुई स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म जो है वो आकर के स्टोर होते हैं, मतलब कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा वो इस वॉसा डिफरेंशिया की हेल्प से इस सेमिनल वेसिकल में आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ ऑर्गन्स होता है वो है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे एक घूमी हुई ट्यूब दिखाई दे रही है, जिसको बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल से एक नैरो घूमी हुई ट्यूब निकलती है, जिसको बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये आगे की तरफ सीरस में ओपन होती हैं। ठीक है। मतलब कि सीरस में जाकर के ये एंटर कर जाते हैं। तो सीरस जो है वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, इसे पेनिस भी कहा जाता है। अब सीरस जो है वो मेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू जेनाइटल एट्रियम में ओपन होता है और जेनाइटल अपर्चर एक कॉमन गोनोपोर के थ्रू बाहर ओपन हो जाता है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो बहुत सारी प्रोस्टेट ग्लैंड को घेरे रहती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक पदार्थ का सिक्रीशन होता है और ये सिक्रीशन एल्कलाइन नेचर का होता है और ये कॉपुलेशन के टाइम हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में। ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फैसियोला हिपैटिका में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत एक ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, लॉरल ट्यूब, मेलिस ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड आती है। ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट जो ऑर्गन है वो है ओवरी। तो ओवरी जो है वो सिंगल होती है और इनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे एक ब्रांच के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको बोला जाता है ओवरी। ठीक है। ये एक ट्यूब्यूलर मतलब कि नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है। ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब ओवरी से एक कुंडलित घुमावदार खोखली ट्यूब निकलती है, जिसको बोला जाता है ओविडक्ट।
तो ये है ओवरी, और ओवरी से इस प्रकार से एक घूमी हुई कुंडलित नलिका निकलती है जिसको बोला जाता है ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट आगे अटैच होता है यूट्रस से। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है यूट्रस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है, जो ट्यूब है, इसको बोला जाता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस एक चौड़ी और कुंडलित ट्यूब होती है, और यूट्रस के अंदर बहुत सारे कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं कैप्सूल में फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में एग का फॉर्मेशन होता है। इस कारण यूट्रस का आकार बड़ा और थोड़ा लंबा होता है। अब ये यूट्रस आगे की तरफ एक जेनेटल चैम्बर में खुलती है। ठीक है, उसके बाद है लॉरल कैनाल। तो ये वाला जो है वो, मतलब कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक छोटी सी ट्यूब निकलती है जिसको बोला जाता है लॉरल कैनाल। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा ट्यूब होती है जो केवल ब्रीडिंग सीजन में बनती है। डॉर्सल सरफेस पर इसका छोटा सा पोर होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करती है, इसलिए इसे कॉपुलेटरी ट्यूब भी कहा जाता है। उसके बाद है मोलिस ग्लैंड। तो ये है मेलिस ग्लैंड। ठीक है, इससे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है जो कि एग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है विटेलाइन ग्लैंड। तो विटेलाइन जो ग्लैंड है वो ब्रांचिंग ट्यूब है जो बॉडी के दोनों ओर लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। विटेलाइन ग्लैंड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए योग का सिक्रीशन करती है, और इसमें एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन करने के लिए और एक सेल बनाने के लिए बड़ी बड़ी सेल कैप्सूल होती हैं। ठीक है, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को। तो फैसियोला हिपैटिका एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट एनिमल है। डाइजेनेटिक मतलब कि इनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। इसका प्राइमरी होस्ट सीप यानी कि भेड़ होता है जो कि एक वर्टिब्रेट एनिमल है, और इसका सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है जिसे घोंघा भी बोलते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत सारी लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉपुलेशन कैसे होता है। तो जो फैसियोला हिपैटिका है ये इनके प्राइमरी होस्ट है, मतलब कि जो सीप है, जो भेड़ है, उसके बॉडी के अंदर कॉपुलेशन करते हैं उनके इंटेस्टाइन में। तो फैसियोला हिपैटिका एक बाइसेक्सुअल पैरासाइट होता है। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल की बॉडी में होती हैं, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि टेस्टिस से बनने वाला स्पर्म इनके खुद के बॉडी में बनने वाले ओवम को फर्टिलाइज्ड नहीं करते। ये दूसरे फैसियोला हिपैटिका की ओवरी ओवम को फर्टिलाइज्ड करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर जो स्पर्म है अगर खुद के बॉडी में बनने वाले ओवम को फर्टिलाइज करता तब हम उसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये खुद के ओवम को फर्टिलाइज करने के बजाय दूसरे फैसियोला हिपैटिका के ओवम को फर्टिलाइज करता है। इसी कारण इसमें जो फर्टिलाइजेशन है उसको बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कॉपुलेशन होस्ट के बॉडी में ही होती है। इस प्रोसेस में 2 फैसियोला जो हिपैटिका है वो एक दूसरे के पास आकर के कॉपुलेशन करते हैं। इसके बाद एक एनिमल का सीरस दूसरे की लॉरल कैनाल के पोर में एंटर कर जाता है और अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है। ठीक है, फिर स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में पहुंचता है और ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, मतलब कि जो फैसियोला हिपैटिका है उसकी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इकट्ठा होता है और विटेलाइन ग्लैंड से सीक्रेट योग इन एग के ऊपर जमने लगता है, जिससे कैटिन का एक सेल बन जाता है। सेल बनने के बाद अब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो अगर एग की स्ट्रक्चर को देखें तो ये है एक फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो चारों ओर से एक कठोर सेल से कवर होता है, और इसके ऊपर इन सेल के ऊपर में एक अपर कूलम पाया जाता है। तो एक यहाँ पे एक ढक्कन के समान स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है अपर कूलम, और इन सेल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। अब इस फर्टिलाइज्ड एग में डिवीजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट और अनइक्वल होता है जिससे 2 सेल बनती हैं।
इसमें से एक सेल जो है वो छोटी और दूसरी सेल बड़ी होती है। इसमें से जो छोटी सेल्स है उसे प्रोपेगेटरी सेल्स कहते हैं और बड़ी सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल। ठीक है। अब सोमैटिक सेल्स में कई बार डिवीजन होते हैं और डिवाइड होकर के ये लार्वा का एक्टोडर्म बनाती हैं, जबकि इसका जो प्रोपेगेटरी सेल्स है वो डिवाइड होकर के दो प्रकार की सेल बनाती हैं। इसमें से एक सोमैटिक सेल बनती हैं जो कि लार्वा के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं और दूसरी जर्म सेल्स बनती हैं। ये जो जर्म सेल्स है ये लार्वा के पोस्टीरियर पार्ट में जाकर के इकट्ठा रहती हैं। ठीक है। अब ये जो कैप्सुलेटेड एग है इनका आगे डेवलपमेंट यूट्रस में नहीं हो पाता। इस कारण ये जो कैप्सुलेटेड एग है ये फेस्यूला हिपैटिका के गोनोफोर से निकल करके बाइल जूस के साथ सीप की इंटेस्टाइन में आते हैं, जहाँ से ये होस्ट के फीसेस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेटेड अब बाहर निकलने के बाद इनकैप्सुलेटेड एग में आगे डेवलपमेंट उस टाइम होता है जब ये वाटर या फिर 60% नमी वाले एरिया में होती हैं। ठीक है। अब इनकैप्सुलेटेड एग के अंदर मीरासीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे इस एक मतलब सेल के अंदर मीरासीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। कैप्सूल के अंदर ये लार्वा जो है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिससे अपर कुलम को चिपकाए रखने वाला जो पदार्थ है वो घुल जाता है और मीरासीडियम लार्वा जो है वो अपर कुलम को हटा करके सेल से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके ये वाटर में तैरने लगते हैं। ठीक है।